तो हम फॉरेन एक्सचेंज रेट का रिवीजन कर रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में हमने अब तक जो पढ़ लिया है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है वो पढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या थी ये पढ़ लिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज और उसको सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो तीनों सिस्टम बोल रहे थे। फ्लेक्सिबल होता है हमारे पास, फ्लेक्सिबल होता है, फिक्स होता है और मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम होता है। तो ये तीनों सिस्टम हमने क्या अच्छी तरीके से पढ़ लिए, जानिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे कि होता क्या है, ठीक है आगे, ठीक है। आपको पढ़ रहा है कि हमारे पास क्या है, फिक्स, कह रहा है कि फिक्स और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो देखो कह रहा है कि जो डिटर्मिनेशन फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होगा, कैसे होगा, यहाँ पर क्या होता है, बाई गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट क्या आती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गोल्ड कर बेस पर, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, गोल्ड के बेस पर डिसाइड करती है फिक्स एक्सचेंज रेट। बट इसका फ्लेक्सिबल में क्या होता है, हमारे पास डिमांड और सप्लाई के बेस पे क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं। अब कह रहा है गवर्नमेंट का कंट्रोल, इसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, हाँ कह रहा है कि इसके अंदर क्या पूरा कंप्लीटली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या है, इसके अंदर इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होता फ्लेक्सिबल वाले में। अब कह रहा है इसके अंदर स्टेबिलिटी, तो देखो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज क्या रहता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है, तो इसके अंदर क्या पूरी तरीके से स्टेबल क्या रहता है, रिमेन फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है ना। फिक्स रहता है, रिमेन सेम रहता है, बट इसके अंदर क्या है, कीप ऑन चेंजिंग, हमेशा क्या है चेंज होता रहता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज होता है। अब कह रहा है कि क्या इसके अंदर कोई इंक्रीज या डिक्रीज आ सकता है, तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या आएगा, डिवैल्यूएशन आएगा और रिवैल्यूएशन आएगा डोमेस्टिक करेंसी का। और ये कौन करेगा, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट या तो डिवैल्यूएशन करेगी, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है फॉरेन करेंसी के रेट कम हो, फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम हो, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, और रिवैल्यूएशन का मतलब है फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। फॉरेन डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। अब देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर क्या ये लीड करती है, डेप्रिसिएशन, किसकी बात करिए, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्स से या तो एप्रिसिएशन आएगी डोमेस्टिक करेंसी की, या तो एप्रिसिएशन आएगा डोमेस्टिक करेंसी का। तो क्या मेजरली हमारे पास थोड़े बहुत डिफरेंस है। अब यहाँ पर आ रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, अगर हमारी डिमांड एंड सप्लाई या तो डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पर। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ बात कर रहा है कि देखो रिलेशन, क्या रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज डिमांड, तो कहने का मतलब रिलेशन जो है हमारे पास वो डिमांड के बीच में, कि जो हमारी डिमांड है, डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसके बीच में क्या है, क्या अंतर है यहाँ पर, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, तो डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज रेट इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सा रिलेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास चार क्वेश्चन बन रहे हैं, कि पहला कह रहा है कि जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट है और डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो क्या होती है, इनवर्सली एक दूसरे से रिलेटेड होती है। दूसरा कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, फॉरेन, कह रहा है कि फॉल इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस कम होगा तो क्या हमारे पास डिमांड बढ़ेगी। और कह रहा है कि अगर डिमांड, क्या डिमांड कम हो जाएगी अगर फॉरेन करेंसी का रेट जो है हाई होगा। अब कह रहा है कि जो डिमांड का जो कर्व है फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास समझिए, अगर हमारे पास क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट हाई हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। और अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है अगर कम हो जाता है तो फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है मार्केट में वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड हमसे ये कहता है कि अगर हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो उसकी क्या हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, और अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज। तो सेम इसको हम क्या करते हैं, इसको ध्यान में रखकर हम मानेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर हमारा इंक्रीज होगा तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर कम हो जाएगा तो हमारे पास डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब कह रहा है इसके रीज़न, बहुत रीज़न है इसकी, क्यों, किस कारण से होती है, ठीक है ना। डिमांड, डिमांड कह रहा है डिमांड के कारण है कि किस किस कारण से, रीज़न से जो है डिमांड हाई हो जाती है। तो इसका पहला ये कह रहा है कि देखो डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज कह रहा है डाउनवर्ड स्लोप इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। और नेगेटिव रिलेशन का मतलब अगर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, तो कह रहा है इनवर्स रिलेशन की फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाएगा, रेट कम होगा तो फॉरेन एक्सचेंज डिमांड क्या होता है कि ज़्यादा। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है और इनवर्स रिलेशन है, जिस कारण से हमारे पास क्या होती है, ये इनवर्स रिलेशन होता है और डाउनवर्ड स्लोप डाउन होता है। अब कह रहा है कि बिटवीन द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, कह रहा है कि व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल्स, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो डिमांड फॉर द करेंसी इज राइज एंड
रहा है कि व्हेन द फॉरेन, कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज राइज हो जाएगा तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी, हमारी फॉल हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप डाउन होता है। अब कह रहा है कि इट हैपेंस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, अब होता है कि इसके कुछ रीजन है। पहली बात तो हमारा जो इम्पोर्ट है ना, इम्पोर्ट बढ़ जाएगा। देखो ठीक है, अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है हमारी क्या हो जाएगी, कम, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज़्यादा करेंगे। क्यों? बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हम इसलिए करेंगे कि हमारे लिए जो डोमेस्टिक गुड है, वो डोमेस्टिक जो गुड्स हो जाए हमारे लिए क्या हो जाएगी, खरीदना आसान हो जाएगी, हमारे लिए इजी सस्ती हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन गुड्स की क्या करेंगे, गुड्स हम इंपोर्ट करना शुरू करेंगे। सेम इसी तरीके से हमारे लिए क्या हो जाएगा, टूरिज्म। अब टूरिज्म की बात करें, अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या हो जाए, रेट कम हो जाएगी, तो हमारे लिए क्या है, विदेशों में घूमना, फॉरेन में घूमना क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। इसीलिए हम कह रहा है कि स्पेकुलेटिव ट्रेड, अब कह रहा है जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाता है, हम क्या करते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेड का मकसद से ऑब्जेक्टिवली हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को खरीद के रख लेंगे कि भविष्य में अगर फ्यूचर में इसके प्राइस इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे बेचेंगे। अब सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या है, कह रहा है कि इंटरनेशनल डेब्ट, कह रहा है इंटरनेशनल डेब्ट पे करना क्या हो जाता है, हमारे लिए ईजी हो जाता है। क्या हो जाता है, ईजी। अब ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है हमारे पास रीज़न है कि हमारा इंपोर्ट जो है वो राइज हो जाएगा, टूरिज्म क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म बढ़ा देंगे, घूमना पसंद करेंगे बाहर। और स्पेकुलेटिव ट्रेड के मकसद से हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम फॉरेन करेंसी को खरीद कर अपने पास होल्ड करके रख लेंगे। और इंटरनेशनल में डेब्ट, अब ये सारी चीज़ें होती किस लिए, थोड़ा सा एक व्यू देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो मान लो हमारे पास ना एक बंदा है, ये ठीक है ना, हमारे पास एक बंदा है, अच्छा सा बंदा बनाएंगे, ठीक है ना, इसका नाम कुछ भी हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये हमारा जो है ना, मून है, इसका नाम क्या है भाई, हमारे पास मून। अब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, इसने क्या करा हमारे पास, इसने देखा कि मार्केट के अंदर, ठीक है ना, पहले जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट था, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो था ना, वो 80 रुपये, ठीक है ना, 80 रुपये का $1 आ रहा था हमारे पास, 80 रुपये का क्या आ रहा था, $1। अब इसने क्या देखा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट ना कम हो गया, अब $1 की जो कीमत आ रही है वो हमारे पास जो आ रही है 70 रुपये आ रही है। कितनी आ रही है, 70। अब इसने देखा कि $1 70 से कितना, 80 से कितना हो गया, 70। तो इसके लिए जो हमारे पास गुड्स है, वो गुड्स खरीदने क्या हो गई, जो गुड्स सस्ती थी, मान लो वहाँ पर कितने की थी, 100 रुपये की, डॉलर की, $100 की थी। अभी अगर 80 में खरीदता तो इसे कितने देने पड़ते हैं, इसे 800 रुपये, कितने, इसे 8,000 रुपये देने पड़ते हैं। बट इसने देखा कि अब इसे 7,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका 1,000 का क्या हो रहा है, फायदा। तो इसने क्या करा, इंपोर्ट बढ़ा दिया। सेम अगर ये पहले टूरिज्म करने जाता, अब टूरिज्म मान लो इसका क्या है, पहले ना $1,000 लग रहे थे टूरिज्म में, $1,000। अब इसने देखा अगर मैं पहले जाता तो मेरे जो लगते हैं वो लगते हैं भाई 80, कितने लगते, 80,000। अब मेरे लग रहे हैं भाई 70,000, कितने लग रहे हैं, 70। मेरे पास जो सेविंग आ रही है वो 10,000 रुपये सेविंग आ रही है। तो इसने क्या करा भाई, कह रहा है इसने क्या करा, घूमने के लिए टूरिज्म बढ़ा दिया। तो टूरिज्म बढ़ाया तो इसने क्या करी, डॉलर की डिमांड करी, तो डॉलर बढ़ जाएगा। सेम इसने देखा कि पहले 80 से क्या हो गया 70, तो इसने कहा एक काम करते हैं, हम ना डॉलर को खरीद के रख लेते हैं। अब डॉलर, पहले अगर ये डॉलर खरीदता हूँ तो $100 कितने रुपए के आते, 8,000 के। अब इसने $100 खरीदे हैं तो इसके आ रहे हैं 7,000। अब इसने सोचा कि भविष्य में अगर इसकी कीमत बढ़ जाएगी, मान लो 90 हो जाएगी, तो कितने का बेचेगा, 9,000, और 2,000 रुपये क्या होगी, इसकी इनकम हो जाएगी। तो इसलिए इसने क्या करा, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से, अब मान लो एक बंदे का लोन था, ठीक है ना, उसने फॉरेन से लोन लिया था। जब इसने लोन लिया था तो ये 80 रुपये का $1 था। मान लो इसने क्या करे हैं, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 डॉलर लिए हुए लोन। तो इसे इसको मिले कितने होंगे भाई, इसे मिले होंगे 8,00,000 रुपये। अब इसने देखा कि जो डॉलर है हमारा 70 रुपये का हो गया, तो इसने लोन वापस करने की जब सोची तो इसे कितने लाख रुपए देने पड़ेंगे, 7 लाख। तो इसका फायदा कितना हो रहा है, 1,00,000 रुपए का इसका फायदा हो रहा है। तो इस फायदे के चक्कर में इसने क्या करा, फॉरेन एक्सचेंज रेट की क्या करी, डिमांड बढ़ा दी। तो क्या बढ़ गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रीज़न है, ठीक है ना। ये बंदा था, ये मोहन बेचारा, ठीक है, इसने क्या करा, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ा दी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, समझ आ गया कि क्या क्या रीज़न है, क्या इंपोर्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, स्पेकुलेटिव ट्रेड बढ़ा देंगे। और क्या है, हमारा डेब्ट जो है पे ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो ठीक है, अब इस पर प्रकाश डालेंगे तो ये कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेब्ट बिकॉज ईजी टू बोरो क्या हो जाएगा, खत्म। कह रहा है कि पीपल डिमांड फॉर करेंसी एंड रिपेमेंट द लोन, क्या करने के लिए, लोन को पे ऑफ करने के लिए। अब देख सिंपल कह रहा है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो हमारे लिए क्या डिफिकल्ट टू पे द इंटरनेशनल डेब्ट, एज अ रिजल्ट इट्स डिमांड फॉल्स, उसकी डिमांड क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। सेम इसी लिए कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, मतलब कि डिमांड राइज एज मोर पीपल, कह रहा है कि वांटेड टू सेल द
फॉरेन एक्सचेंज इन फ्यूचर इन हाई रेट, तो वो क्या करते हैं उसको खरीद लेते हैं। सेम कह रहा है कि टू द व्हेन द प्राइस फॉल्स, कह रहा है कि जो फॉरेन करेंसी का जो प्राइस है वो फॉल हो जाएगा, बोलेगा ट्रैवलिंग अब्रॉड बिकम द चीपर, क्या हो जाएगी सस्ती, तो लोग क्या करेंगे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का बढ़ा देंगे। व्हेन प्राइस कह रहा है कि तो प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगा राइस, जो ट्रैवल जो हो जाएगा हमारे लिए क्या है कॉस्टलियर बन जाएगा, इसीलिए कह रहा है कि डिस्करेज द डोमेस्टिक टूरिस्ट, तो डोमेस्टिक टूरिस्ट को क्या करेगा वो खत्म कर देगा। और इंपोर्ट में भी यही है हमारे लिए क्या आ जाएगा कि देखो फॉरेन करेंसी का जो प्राइस है वो फॉल्स हो जाएगा, इंपोर्ट बिकम द चीपर फॉर द डोमेस्टिक, डोमेस्टिक के लिए क्या बन जाएगा वो सस्ता बन जाएगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे चीज़ों को खरीदेंगे। ठीक है, अब चलो सेम कह रहा है कि सोर्स ऑफ डिमांड, तो इस कह रहा है कि सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कहाँ का किस किस लिए होती है, वही हमारे पास क्या इंपोर्ट करेंगे गुड्स का एंड सर्विसेज का करेंगे, क्या कह रहा है टूरिज्म करेंगे, हम इंटरनेशनल लोन ज़्यादा से ज़्यादा जब इंटरनेशनल लोन को पे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। अब कह रहा है यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन, तो एक तरफा हम अगर हस्तांतरण करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि परचेज ऑफ एसेट्स एंड फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन कंट्री के अंदर एसेट्स खरीदेंगे तब हमें फॉरेन फॉरेन डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की और स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब इसी का वेरिएंट है हमारे पास आगे। अब ये कह रहा है देखो, कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन, कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन सप्लाई फॉर द फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो फॉरेन कह रहा है किसके लिए, तो हमें क्या करनी है सप्लाई, सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट के बीच में क्या होता है हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई फॉर द फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन, उसके बाद में रिलेटेड होती है। अब कह रहा है कि हमारे पास अगर फॉरेन कह रहा है कि प्राइस जो है कम हो जाएगा फॉरेन करेंसी का, तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई सप्लाई कम क्यों हो जाती है और सप्लाई बढ़ती क्यों है अगर प्राइस बढ़ जाता है, और कह रहा है उसका जो कर्व है वो क्या होता है अपवर्ड स्लोप डाउन होता क्यों है, अपवर्ड क्यों होता है, तो इसका मेन ही रीजन, इसका मेन रीजन क्या है, ठीक है ना, इसका मेन रीज़न ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज जो होती है अपवर्ड स्लोपिंग होता है, बिकॉज उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कह रहा है कि व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज रेट फॉल्स, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो सप्लाई क्या हो जाती है हमारी ऑल्सो कम हो जाती है, और फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की रेट करेंसी क्या हो जाती है, फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब देखो इधर देखते हैं कुछ चीज़ें हम समझ रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, ये मान लो हमारे पास कोई है, ठीक है, टिन 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 टिन, ठीक है। अब हमारे पास अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज, तो हम क्या करेंगे सप्लाई को बढ़ा देंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे, ठीक है ना। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाता है तो हम सप्लाई को क्या कर देते हैं, सप्लाई को कम कर देते हैं। अब देखो कैसे, यहाँ पर हमारे पास था, मान लो हमारे पास डॉलर की जो रेट थी वो 80 थी, अब 80 से बढ़कर डॉलर 90 हो गया और 90 का 80 से कम हो गया 70, तो कह रहा है जब ये राइज हो गया 70 हो जाएगा तो हमारे लिए क्या फॉरेन करेंसी को बेचना क्या हो जाएगा महंगा, तो हम अगर महंगी बेचेंगे तो हम सप्लाई बढ़ा देंगे, और 80 वाला अगर 70 का हो जाएगा तो हम बेचेंगे फॉरेन करेंसी को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉरेन करेंसी को बेचेंगे तो हमारे लिए क्या वो सस्ती हो जाएगी बेचना, तो हम क्या करेंगे बेच, जब उसका प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम कर देंगे, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ा देंगे। इसी तरीके से इम्पैक्ट क्या करेगी, इसका इम्पैक्ट जो होगा हमारे पास एक्सपोर्ट पे होगा, किस पे होगा, एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट होगा ना भाई वो बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर हमें डॉलर ज़्यादा मिलेगा हम क्या करेंगे, अगर पहले बेचते तो 80 रुपये डॉलर मिल रहा था, अब बेचेंगे तो देखो पहले 70 रुपये मिल रहा था, अब बेच के कितना मिल रहा है 80 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है गुड्स बेचना पसंद करेंगे, तो इम्पोर्ट हमारा जो एक्सपोर्ट है वो हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी कह रहा है इसके रीजंस कौन कौन से हैं, तो पहला कह रहा है हमारा जो पहला रीजन है वो एक्सपोर्ट, कह रहा है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है तो हमारे पास क्या है एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए क्या होगा वो डोमेस्टिक, ठीक है ना, जो हमारी डोमेस्टिक गुड्स है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी बेनिफिशियल हो जाएगी, फॉरेन कंट्री की करेंसी के फॉरेन कंट्री के लिए वो सस्ती हो जाती है, तो इसलिए क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिमांड, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बढ़ती है डिमांड, तो कह रहा है देखो फॉरेन करेंसी राइस, ठीक है ना, प्राइस कह रहा है जब फॉरेन करेंसी की प्राइस राइज हो जाते हैं तो डोमेस्टिक गुड जो होती है वो सस्ती हो जाती है किसके लिए अदर कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, इंडिकेट फॉरेन करेंसी कंट्री इंक्रीज देयर इम्पोर्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक कंट्री, तो डोमेस्टिक कंट्री से क्या करते हैं वो फॉरेन कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदती है, क्या इसका रिजल्ट ये होता है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो राइज हो जाता है और सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाती है, किसकी राइज हो जाती है
सिंपल। अब कह रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब हमारे पास क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है तो कह रहा है जो फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी की, वाह मजा आ गया भाई, ठीक है। तो ये कह रहा है जो फॉरेन करेंसी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये तो कह रहा है कि वैन एक्सचेंज रेट राइज, एक्सचेंज रेट जब राइज होता है तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बिकम द इकोनॉमिकली इन अ इकोनॉमी, तो कह रहा है वो क्या हो जाता है, इकोनॉमिकली बेनिफिटेड हो जाता है। अब कह रहा है कि जो हमारे प्रमोटर है और प्रमोट्स द डॉक्यूमेंट क्या डोमेस्टिक इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन फॉरेन, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री में करते हैं। कह रहा है कि एज अ रिजल्ट एफडीआई इंक्रीज एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फॉरेन करेंसी की हमारे देश में क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है फॉरेन। अब देखो रहा है कि रेमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट कौन है, जो लोग हमारे देश के निवासी हैं, ठीक है ना, नॉन रेजिडेंट है। मान लो हमारे पास क्या एक बंदा है, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, ठीक है ना, हमारे पास ये एक कोई ए है, ये क्या कर रहा है ना, बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इंडियन रेजिडेंट है, ये इंडियन है, ठीक है, ये अमेरिका में जॉब कर रहा है, ये अमेरिका में जॉब कर रहा है, वहां से इसे जो भी पैसे मिल रहे हैं, मान लो इसे क्या मिल रही होगी, सैलरी, जो सैलरी से मिल रही है हमारे पास वो डॉलर में मिल रही है। अब ये डॉलर में लेके आ रहा है और कहाँ जा रहा है, पैसे लेके इंडिया में आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी ये रिमिटेंट वहां से पैसे भेज रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ इंडिया में। अब देखो कह रहा है कि जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो कह रहा है कि फॉरेन करेंसी का जो राइज होगी, तो जो नॉन रेजिडेंट है वो क्या है, कह रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, पैसे ट्रांसफ़र करेगा कहाँ पर, कह रहा है कि होम कंट्री में, कह रहा है कि विच इम्प्लाई राइज इन द फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक करेंसी, तो ज़्यादा। अब उसको देखो पता है, अगर वो पहले पैसे भेजता, ठीक है ना, मान लो अगर वो पहले पैसे भेजता, मान लो उसकी क्या है, वो उसने $100 पहले, $100 अगर वो पहले भेज रहा था, ₹70 का $1 था, तो यहाँ पर कितने बनने थे, ₹70। अब डॉलर कितने का हो गया, 80 का। अब वो अगर भेजेगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8,000। तो इसका मतलब पैसे कितने, 1,000 ज़्यादा हो गए आएंगे, तो वो क्या इंकरेज होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने के लिए, रेमिटेंस करने के लिए। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिमिट करेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो कम से कम रिमिट करेगा। आई कह रहा है हमारे पास क्या है, स्पेकुलेटिव ट्रेड, तो स्पेकुलेटिव ट्रेड्स, तो कह रहा है जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, जैसे ही राइज होगा वैसे ही क्या करेंगे, हम फॉरेन करेंसी को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ऑफर करते हैं बेचने के लिए। और क्या है, इससे क्या होती है, हमारा प्रॉफिट जो है हम प्रॉफिट अर्न करते हैं फ्रॉम द स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। सिंपल सी बात हो गया हमारे पास। अब ये कह रहा है हमसे क्या, ये कह रहा है कि हमारे पास जो है सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई के सोर्सेज कौन कौन से हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विस को, गुड्स और सर्विस को जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास सप्लाई होगी फॉरेन करेंसी की। अब कह रहा है कि हम जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा इंडिया के अंदर उतनी ज़्यादा क्या होगी, हमारे पास सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज की। अब कह रहा है जितना रिमिटेंस फ्रॉम एब्रोड, तो जो हमारे नॉन रेजिडेंट है वो जितना ज़्यादा एक्सचेंज को इंक्रीज करेंगे फ्रॉम द गिफ्ट या तो रेमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट, जितना भी ज़्यादा होगा उससे हमारा क्या होगा, फॉरेन सप्लाई बढ़ेगी। आई कह रहा है डायरेक्ट परचेज, कह रहा है कि जो डायरेक्ट परचेज करते हैं गुड्स का और सर्विसेज का बाय द नॉन रेजिडेंट मार्केट इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रेजिडेंट इन इंडिया। अब ये देखो कह रहा है कि लास्ट में कह रहा है स्पेकुलेटिव सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज comes from those who sell their foreign currency in domestic market for speculative trade। तो स्पेकुलेटिव ट्रेड्स के लिए वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी को मार्केट में बेचेंगे जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा। तो हमारी दो चीज़ें क्या हो खत्म हो गई, और ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारे पास ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब कह रहा है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड इट्स फंक्शन, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शन कौन कौन से हैं। तो कह रहा था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, देखो फॉरेन एक्सचेंज क्या है, एक मार्केट है, ठीक है, मार्केट है, और मार्केट के साथ साथ में क्या है, कोई पर्टिकुलर प्लेस मार्केट नहीं है, एक सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को खरीदते हैं और फॉरेन एक्सचेंज को बेचते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक मार्केट है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एज अ मार्केट विच फॉरेन करेंसीज आर बाउट, या खरीदेंगे और फॉरेन करेंसी को हम बेचेंगे। कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नॉट, कह रहा है कि कोई फिजिकली लोकेटेड मार्केट नहीं है, बाकी क्या है, एक सिस्टम है, क्या है ये हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, रादर सिस्टम। कह रहा है कि द मेन पार्टिसिपेशन इंक्लूड द फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन करते हैं, ब्रोकर हो सकता है, एक बैंक हो सकता है, एक सेंट्रल बैंक हो सकता है, हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास बैंक होता है तो बैंक क्या करता है, फॉरेन करेंसी को क्या
सेल करने का काम भी करता है और बाई करने का काम भी करता है। एक एजेंट भी क्या करेगा, उसको बाई करेगा और सेल करेगा। सेम कह रहा है कि द सेंट्रल बैंक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर हमारे पास जो आरबीआई है, ये आरबीआई या सेंट्रल बैंक है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, इंस्टीट्यूट है फॉरेन एक्सचेंज का। अब ये कह रहा है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो मार्केट होती है, कह रहा है कि मार्केट फोर, तो दो टाइप की होती है, एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है हमारे पास फॉरवर्ड मार्केट। जो स्पॉट मार्केट होती है वो आज की बात करती है, जो हमारे पास स्पॉट मार्केट है वो बात करती है हमसे करंट करंट ट्रांसफर की, ठीक है। लेकिन ये बात करती है हमारे पास फ्यूचर ट्रांसफर की, फ्यूचर में बात करती है आज क्या करेंगे हम, आज इसमें ना प्राइस को फिक्स कर लेंगे। इसमें ना आज हम फिक्स करते हैं रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का रेट हमने फिक्स कर लिया, लेकिन जो पेमेंट होगी, ट्रांजेक्शन होगी, वो क्या होगी, कहीं ना कहीं फ्यूचर में होगी। फ्यूचर में क्या करेंगे, हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो ये कह रहा है कि हमारे पास जो स्पॉट मार्केट होती है, तो कह रहा है क्या है हमारे पास, ये करंट मार्केट है। और ये कौन सी है, कह रहा है कि करंट बाइंग एंड करंट सेलिंग फॉर टेक प्लेस। तो इसमें आता है, कह रहा है जो हम करंट में आज खरीदेंगे और आज फॉरेन एक्सचेंज को बेचेंगे, वो इसमें प्लेस करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, स्पॉट मार्केट भी कहते हैं। अब कह रहा है कि ये डेली नेचर की मार्केट होती है, जो डील करती है सिर्फ करंट ट्रांजेक्शन में करती है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि नो, इसके अंदर कोई फ्यूचर ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं होती, जिसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट मार्केट का नाम दिया जाता है। क्या, अब ये सेम कह रहा है हमारा फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट होती है वो कौन सी मार्केट होती है, फ्यूचर मार्केट होती है, फ्यूचर के लिए होती है। कह रहा है इसके अंदर कह रहा है कि विच द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी आर एग्रीड, क्या होती है, एग्री करते हैं अप टू द फॉर अ फ्यूचर डेट। किसी भी फ्यूचर डेट पे हम सामान को खरीद लेंगे और सामान को बेच लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को खरीदेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को बेच लेंगे। अब कह रहा है कि डॉक्यूमेंट आर साइन टूडे, आज हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम आने वाले कल में क्या फ्यूचर डेट पर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी कौन सी है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केटिंग। अब देखो कह रहा है कि फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या क्या है। तो पहला फंक्शन ये, अगर ये ट्रांसफर करती है फंड, तो क्या है कि ट्रांसफर फंक्शन, तो इसका फंक्शन जो है वो क्या करती है, हमारे पास ये फैसिलिटी देती है मार्केट क्या करने के लिए, ट्रांसफर करने फॉरेन करेंसी फ्रॉम एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे क्या पहुंचाती है, हमारी फॉरेन करेंसी को पहुंचाती है। ठीक है। अब कह रहा है कि क्रेडिट प्रोवाइडिंग फंक्शन, तो क्रेडिट प्रोवाइड फंक्शन कह रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड द क्रेडिट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमें उधार भी प्रोवाइड कराती है। अब कह रहा है कि हैजिंग फंक्शन, तो मैनेज्ड है हमारे पास, क्या है ये मैनेज, कह रहा है कि द पर्पस ऑफ हैजिंग फंक्शन इज लाइक प्रोटेक्ट द अगेंस्ट लॉसेस एंड रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द फ्यूचर चेंज इन एक्सचेंज रेट, तो फ्यूचर में होने वाले एक्सचेंज चेंजेस जो होते हैं हमारे पास, कह रहा है कि लॉस हो सकता है, रिस्क हो सकता है, उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारे पास। ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो कह रहा है डिवैल्यूएशन, तो कह रहा है कि अगला टॉपिक है हमारे पास डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, क्या है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो करेंसी का डेप्रिसिएशन क्या है, तो ये डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है। ठीक है। ये कह रहा है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन, देखो एक बात बताता हूँ डेप्रिसिएशन होता है क्या है। ठीक है, कह रहा है कि ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, जब ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई हमारे पास जो होती है डोमेस्टिक कंट्री, तो डोमेस्टिक कंट्री में मतलब कि जो डोमेस्टिक करेंसी है, डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी वैल्यू अगर मार्केट में कम हो जाएगी, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इट मीन पहले हमारे पास क्या था, हमें 80 था, कितना था, 80 रुपये में हमें $1 मिल रहा था। अब 80 की जगह पे 90 रुपये में हमें $1 मिलने लगा है, हमें क्या इंडियन रुपीस पहले से ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो इसी को हमने क्या कहा, डी डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, तो फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की, हमारी डोमेस्टिक करेंसी करेंसी जो है वो कम हो गई है। देखो कह रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रेफर टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन करेंसी लाइक ड्यू टू चेंज इन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ठीक है। अब एग्जांपल कह रहा है कि हमारे पास जो $1 था वो कितने का, पहले 70 रुपये का था, बढ़कर कितने का हो गया, 75 का, तो इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन इन इंडियन रुपीज। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, देखो ध्यान रखना, इससे होता क्या है, हमारे पास डेप्रिसिएशन से होगा क्या, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब ध्यान रखना, जो पहले जो हमारे पास पहले 80 रुपये का $1 था, अब $1 की जो कीमत हो गई है वो कितनी हो गई हमारे पास, 90 रुपये। तो इसी को कह रहा हूँ ना, यहाँ पर हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट है वो हमारे इंक्रीज हो गई। अब फॉरेन एक्सचेंज की रेट जब इंक्रीज हो जाती है तो हमारा क्या होता है,
इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पे अलग फ़र्क पड़ता है और एक्सपोर्ट पे क्या पड़ता है हमारा, एक्सपोर्ट पे अलग पड़ेगा हमारे पास, और नेशनल इनकम पे, नेशनल इनकम पे हमारा पड़ेगा अलग। तो देखो इम्पोर्ट जो है हमारा वो कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट जो है हमारा बढ़ जाएगा। अब सेम कह रहा है कि एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट, अब देखो इंपोर्ट अगर ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाती है। तो नेशनल इनकम भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेशनल इनकम। अब अगर हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन, तो वो यही कह रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट कह रहा है कि इम्पैक्ट, तो देख रहा है कि इम्पैक्ट ऑन इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट क्या होगा, कह रहा है कि हमारे पास क्या डोमेस्टिक करेंसी जो है वो कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस वैल्यू, एंड मोर ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट टू बाय, तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, तो इम्पोर्ट बिकम द एक्सपेंसिव, एंड एज अ रिजल्ट इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, हमारी कंट्री का डिक्रीज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एक्सपोर्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कि जो डोमेस्टिक करेंसी है वो रिजल्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन से। एंड एक्सपोर्ट जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम क्या पहले से ज़्यादा कीमत मिलेगी बेचने पर, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट हमारा करेंसी का बढ़ जाएगा और चीपर हो जाएगा। कह रहा है कि एज सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन कैन बाय मोर गुड्स बिफोर, एंड एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री विल बी राइज, तो एक्सपोर्ट हमारी कंट्री का क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इम्पैक्ट नेशनल इनकम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कह रहा है कि हमारी क्या होती है, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या, नेट एक्सपोर्ट होता है, और अगर मैंने क्या करा है, मैंने एक्सपोर्ट ज़्यादा करा है और इम्पोर्ट क्या करा है, कम, तो इससे क्या होता है, नेशनल विल भी इंक्रीज, एंड कह रहा है कि जैसे ही हमारा नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। अब कह फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, कह रहे इट टेक प्लेस अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये क्यों होता है कि डेप्रिसिएशन जो होती है वो फ्लेक्सिबल रेट में होती है, ठीक है, फॉरेन वाले में नहीं होती है, फ्लेक्सिबल वाले में होती है। इसके अंदर कह रहे कौन से सिस्टम में होती है, कि ये सब जो होता है हमारा, ये जो टेक प्लेस कर रहा है, कौन से में ले रहा है, ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। तो ये क्या हो गया हमारा। अब देखो इससे बड़ी खतरनाक चीज़ क्या है, ये रही भाई, कह रहा है कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो इसमें होता है क्या है, देखो गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, जानबूझकर, डेलिबरेटली, गवर्नमेंट क्या करती है, डेलिबरेटली हमारे पास क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ना वो इंक्रीज करती है। कहने का मतलब ये करती है क्या, जानबूझ के डेप्रिशिएट कर देती है वैल्यू, क्या करती है, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है उसकी वैल्यू को कम कर देती है जानबूझ के। तो ये कह रहा है कि देखो गवर्नमेंट क्या करती है, डेलिबरेटली जानबूझकर क्या करती है, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जानबूझ कर दी। अब ऐसा करती क्यों है, तो गवर्नमेंट जब चाहती है कि हमारे देश का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट के, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े, इम्पोर्ट कम हो जाए और नेशनल इनकम क्या हो, इंक्रीज हो, तो ऐसा गवर्नमेंट जानबूझ के करती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का ऐसा करना। तो देखो कह रहा है कि जो डोमेस्टिक बोला है कि डिवेलपमेंट क्या है, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रेफर टू द, कह रहा है कि डेलिब्रेट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कह रहा है कि बाय द गवर्नमेंट इन कंपैरिजन ऑफ फॉरेन करेंसी। अब कह रहा है इसका कारण क्या, इट इज हैपन ड्यू टू द डेलिब्रेट चेंज बाय द गवर्नमेंट इन द फॉरेन एक्सचेंज। अब उसने क्या करा, देखो 70 से क्या कर दी है, 75 कर दिए, और कह रहा है कि गवर्नमेंट इट इज कोल्ड डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज। अब इसका मकसद क्या करना, इंक्रीज करना चाहती है एक्सपोर्ट को, और कह रहा है कि इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। अब कह रहा है कि डिक्रीज द डेफिसिट बैलेंस इन द पेमेंट ऑफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या करना चाहती है, जो डेफिसिट है उसको खत्म करना चाहती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सेम इम्पैक्ट है हमारे पास, क्या होगा इसका इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट जो है वो सेम ही पड़ेगा। कह रहा है कि हमारे वैल्यू हो जाएगी लेस, एंड कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी डोमेस्टिक करेंसी देने की, फॉरेन करेंसी के लिए। इससे क्या होगा हमारे लिए, क्या इम्पोर्ट जो होता है एक्सपेंसिव हो जाएगा, और एक्सपेंसिव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज कर देंगे। अब कह रहा है इसी तरीके एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट क्या होगा, कह रहा है कि डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगी, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या इम्पोर्ट हो जाएगा कंट्री का। अब कह रहा है कि अदर एंड एज एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री बिकम द चीपर, और कम से कम हो जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी कैन बी बाय मोर देन द बिफोर। अब ऐसे कह रहा है कि ऐसा रिजल्ट जो हमारा एक्सपोर्ट होगा वो कंट्री का बढ़ जाएगा। ठीक है, इनकम के बाद तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, नेट एक्सपोर्ट होता है, नेट एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इम्पोर्ट, तो इससे क्या होगा हमारे पास इनकम, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। और ये होता कब है, किसमें, ये फिक्स उसमें, ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हो, क्योंकि जानबूझ के गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, और लास्ट वाला कह रहा है कि एप्रिसिएशन, किसकी बात कर रहा है वो, कह रहा है कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन कब होता है, तो कोई सिंपल सी बात है, इसमें एप्रिसिएशन का मतलब है हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। पहले हम क्या 90 रुपये पे कर रहे थे $1 के लिए, किसके लिए,
$1 के लिए अब हमें 90 की जगह 80 रुपये देने पड़ेंगे $1 के लिए, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो गई, तो हमारा क्या है ये एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो कह रहा है कि डोमेस्टिक करेंसी रेफर टू द राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ द फॉरेन करेंसी, ड्यू टू द चेंज इन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। अब इसके ये होता कब है, कह रहा है कि जब डिमांड एंड सप्लाई जो होती है फॉरेन करेंसी की चेंज हो जाती है। पहले हम $1 कितने का दे रहे थे, 75 रुपये का, अब कितने का मिल रहा है $1, 70 रुपये का। ठीक है, अब कह रहा है इससे होगा क्या, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, कह रहा है कि हमारे पास जो करेंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल होगी ऑन लाइक लेस ऑफ द रिक्वायरमेंट टू बाय फॉरेन करेंसी, तो हमें कम पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए हम क्या करेंगे, हमारे लिए इंपोर्ट क्या हो जाएगा, चीपर, सस्ता हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे बाहर कंट्री से। अब ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, अब देखो इससे क्या हो, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से क्या होता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या हो जाता है कम, क्यों, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, वो हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसिव नहीं, बिकम एक्सपेंसिव, महंगा हो जाता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी foreign have to buy the less goods and before as a result export of the country will be decrease। क्या जितने पैसों में पहले ज़्यादा खरीद पा रहा था उतने पैसों में वो कम खरीद पा रहा है, इसीलिए हो जाएगा। कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नेट एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या है हमारे पास कम, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं हम कम कर रहे हैं, और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं हम ज़्यादा, इंपोर्ट क्या कर रहे हैं ज़्यादा। इससे क्या होता है हमारे पास, ठीक है, इससे वो इससे क्या होता है हमारे पास, इट विल बी डिक्रीज द नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को क्या करता है कम, और ये होता कौन से सिस्टम में, ये होता है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो ये सारी चीज़ें किस में हो रही है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रही है हमारी, ठीक। तो ये सारी चीज़ हो गई, तो हमने क्या पढ़ा, ठीक है, तो हमने ये सारा चीज़ पढ़ ली, और हमने पढ़ा गया इसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन